आज के इस लेक्चर में हम जो है अभी जो वेनेजुएला में अमेरिका की स्ट्राइक हुई और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है और आईआर को समझने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अभी जो वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है उन मचाडो, उनको भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और उन्होंने इसके ज़रिए ट्रंप को ऑफ़र किया है कि आप आधा मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो ट्रम्प काफ़ी नॉवेल कर रहे थे। तो कहीं न कहीं एक तरह से उन्होंने कहीं न कहीं कमेंट करा है इसके ऊपर। तो उनको मिला है, वो भी आप देख लें। और वेनेजुएला में हुई स्ट्राइक्स का इंडिया के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो देखिए कि जीएस2 के आपके इंटरनेशनल पेपर रिलेशंस के पेपर में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये सीधे-सीधे लिंक हो सकता है। तो अभी क्या है, कराकस जो वेनेजुएला की कैपिटल भी है, वो उसके आसपास जो है अमेरिका ने स्ट्राइक्स करी थी। फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको जो है अरेस्ट कर लिया और बंदी बना लिया। तो कहीं न कहीं युद्धबंदी के मामले में वो देखा जा रहा है। तो जो कराकस और उसके आसपास सैन्य हमले करे थे, तो कराकस जो है वेनेजुएला की कैपिटल जो है यहाँ पे पड़ती है वेनेजुएला में। और ये कोलंबिया है और यहाँ गुयाना है ना, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुएला, जहाँ पे तेल के और बहुत सारे मिनरल्स के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद में और भी जो बार्सिलोना, ठीक है, यहाँ कैरिबियन सी आ जाता है। फिर यह पनामा आ जाता है, ऊपर पनामा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी आप मैपिंग इसकी देख लें अच्छे से। ये लानोस जो ग्रासलैंड्स हैं वो आ जाते हैं, है ना, घास के मैदान। तो इस तरह से यहाँ गिनी हाईलैंड आ जाता है, ठीक है। फिर इन अपन अगर यहाँ देखें कि इन मुद्दों का जो है इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो है, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो इन हमलों का कई गंभीर मुद्दों को उजागर करा है। सबसे पहले तो एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है ना? वो हम नीचे देखेंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दूसरा, राष्ट्रीय संप्रदाय यानी सॉवरेनिटी पे, नेशनल सॉवरेनिटी पे ये जो उसका हनन है। तीसरा, जहाँ अमेरिका लोकतंत्र की बातें करता है और दूसरों के राइट्स के प्रोटेक्ट की बात करता है, वहाँ खुद ऐसा कर रहा है। तो कहीं न कहीं संप्रभुता का हनन उसने करा है, यूएन का। और कई सारी जो संस्थाएँ हैं, उनसे बिना पूछे, बिना सोचे-समझे ये सब करा है। एक तरफ़ा सशस्त्र आक्रमण है, मतलब वेनेजुएला ने नहीं करा था, यूनिलैटरल अमेरिका ने ये करा है, आर्म्ड एग्रेशन। और चौथा, अमेरिकी साम्राज्यवाद को ये उजागर करता है। जैसे चीन का हम बोलते रहते हैं कि चीनी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये अमेरिकी साम्राज्यवाद का भी एक जीता-जागता उदाहरण देखने को हमें मिलता है। फिर इसके बाद में अगर भारत पर प्रभाव की बात करें, तो इसका भारत पर सीमित प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि भारत का वेनेजुएला से अब उतना व्यापार नहीं होता था, यूएस के जो पहले के सैंक्शंस लग रहे थे उसकी वजह से। तो सीधा प्रभाव सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत वेनेजुएला द्विपक्षीय संबंध कमज़ोर हो गए थे। और हमलों के संभावित कारण की अगर हम बात करें तो क्यों अगर इसने करे हैं, तो प्रोबेबल रीज़न्स जो है स्ट्राइक्स के, एक तो मुनरो सिद्धांत। क्या होता है ना कि ये मुनरो जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, वो उसका पुनर्जीवन हो रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो उसके प्रभुत्व वाले इलाके हैं, वहाँ पर बाहरी शक्तियों का जो है प्रभुत्व ना बढ़े। इसलिए अमेरिका का ये मुनरो सिद्धांत इसके बारे में बोलता है कि अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिका में उसका वर्चस्व बना रहे, हेजेमनी बनी रहे, है ना, पुनः स्थापित करना चाहता है। और इसके बाद में मुनरो सिद्धांत के अनुसार अमेरिका बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को अपने प्रभाव क्षेत्र में स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद में लैटिन अमेरिका में चीन का प्रभाव को रोकना चाहता है, क्योंकि जो है ये जो वेनेजुएला है, आपको पता है लैटिन अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का। तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो है अमेरिका चीन के प्रभाव को रोकना चाहता है ना? चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आयातक है ना? ये भी बहुत अच्छा फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और वेनेजुएला तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, वेनेजुएला के तेल का, है ना? चीन जो सबसे बड़ा आयातक है, वो वेनेजुएला सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है इन दिनों। तो कहीं न कहीं आयातक है उसका। अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के खतरे की तरह देखता है। कहीं न कहीं उन दोनों का जो चीन के करीब जा रहा है वेनेजुएला, और वेनेजुएला अमेरिका से जस्ट पास में ही है, तो कहीं न कहीं इसका संबंध सीधे-सीधे देख सकते हैं। वेनेजुएला के संसाधनों पर नियंत्रण भी करना चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है ना? ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है। बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार है, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा सोना भंडार है भाई, दक्षिण अमेरिका का,
है ना? दक्षिण अमेरिका में जितने भी स्वर्ण भंडार है उसमें सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास देखने को मिलता है। ये संसाधन वैश्विक भू राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? अभी देखना है कि अमेरिका के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं कर्ज चुकाने के लिए अमेरिका को संसाधनों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस कम हो रहा है। मैं इसके ऊपर भी मैंने एक बार बात करी थी कि डॉलर का जो प्रभुत्व है वो कहीं न कहीं कम हो रहा है, तो अमेरिका को ये भी डर रहता है कि कहीं न कहीं उसका कर्जा उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए वो उसको चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उसके पास में हो, तो और डॉलर का प्रोमिनेंस भी कम हो रहा है इस वजह से। तो इसके बाद में ये संसाधन वैश्विक भू राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल का आप जानते हैं कितना ज़्यादा महत्व है इन दिनों। और अन्य कारणों की बात करें तो एक तो वो बोलता है कि जो है ये जो मादुरो है वो कहीं न कहीं तस्करी को भी प्रमोट करते थे, राज्य प्रायोजित मादक तस्करी को अमेरिका में, और समाजवाद के प्रसार को रोकना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीन के तरफ जा रहे हैं तो समाजवाद का प्रसार हो रहा है, तो इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि यहाँ समाजवाद का प्रसार हो। बड़े पैमाने पर अवैध आव्रजन यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को भी ये रोकना चाहता है। इसके बाद में अमेरिकी साम्राज्यवाद इससे बढ़ रहा है, उसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ऐतिहासिक समानता देखिए, क्योंकि देखिए अमेरिका ने इसके पहले भी कई जगह, ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का कोई स्ट्राइक्स करा है या तख्तापलट करने की कोशिश करी है। इसके पहले भी काफ़ी टाइम से अमेरिका तख्तापलट करते आ रहा है। देखते हैं अपन ऐतिहासिक समानता देखें, इराक युद्ध हुआ था 2003 में, तो वहाँ क्या हुआ था, इराक पर हमला करा था तानाशाह को हटाने और लोकतंत्र को फैलाने के नाम पर करा था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि पश्चिम एशिया पूरा का पूरा जो है अस्थिर हो गया, है ना? पूरा पश्चिम एशिया जो है स्थिर हो गया। यहाँ पे जितना भी ये इज़राइल है यहाँ पे, और फिर यहाँ सऊदी अरेबिया है, इराक, सीरिया, ईरान, है ना? तो पूरा अपन अस्थिरता देखने को मिलती है इस पूरे इलाके में। और आईएसआईएस जैसे संगठनों का उदय हो गया उसके बाद से, अमेरिका ने जब इराक में स्ट्राइक करी उसके बाद से। ये स्थिति वेनेजुएला में भी उत्पन्न हो सकती है आगे चल के, कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे संगठन उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अगर सत्ता का अभाव रहा तो। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन भी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी जो है वो निर्वासन जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका स्पष्ट उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 जो है वो राज्यों को बल प्रयोग से बचने का निर्देश देता है। केवल तभी बल प्रयोग कर सकते हैं जब आत्मरक्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। तो लेकिन अमेरिका ने ऐसा तो नहीं करा, उसके ऊपर तो अटैक नहीं करा था वेनेजुएला ने, फिर भी अमेरिका ने करा है। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दरकिनार करा, है ना? सही यूएनएससी में 5 मेंबर परमानेंट मेंबर है, उनमें से एक अमेरिका भी है ना? मतलब किसी से भी नहीं पूछा गया किसी। और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को यूएनएससी जैसी संस्थाओं का कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि अब ये वैलिड रही है कि नहीं रही है, उसमें भी आप ये वेनेजुएला का मुद्दा लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना? तो इसके बाद में अमेरिका ने यूएनएससी की अनुमति के बिना कार्रवाई की। इससे क्या हुआ कि अमेरिका स्वयं को न्यायाधीश यानी कि जज के रूप में और दंड देने वाला एग्जीक्यूशनर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कहीं न कहीं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि शीत युद्ध के बाद जिस स्थिर और उदार व्यवस्था की हमने जो है कल्पना करी थी, वो वह अमेरिका और रूस दोनों की कार्यवाही से कमज़ोर हो रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर करा, तो कहीं न कहीं जो स्थिरता बिगाड़ रहा है, कहीं न कहीं इसने भी किसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करा। अब अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे करा वो भी कहीं न कहीं सारे जितनी भी अभी तक की बातें करी जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, कहीं न कहीं इन्होंने भी पूरे तरीके से उल्लंघन करा, चाहे वो यूएनएससी का मामला हो, चाहे शीत युद्ध के होने वाले जितने भी टॉक्स हुए थे उस टाइम पे कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या-क्या प्रमोट करेंगे, तो कहीं न कहीं इन्होंने भी उल्लंघन किया है ना? वेनेजुएला पर हमला करके। अगर निष्कर्ष के तौर पे देखें तो ये घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रदाय और बहुपक्षीय व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठा रही है। भारत जैसे देशों के लिए आवश्यक है कि रणनीतिक स्वायत्ता बना रखें, है ना? कि हम लोग क्या है इनके इन्फ्लुएंस में ना आए भारत, कि इनकी बात मान लिया और उसको वैलिड ठहरा दिया जाए। अपना स्टैंड पॉइंट भारत का एक होना चाहिए कि ये गलत है तो है ना? स्टैंड पॉइंट होगा, और स्टैंड पॉइंट के साथ में भारत को क्या करना चाहिए कि जो है बड़े लेवल पे मतलब स्वायत्तता, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे, और संयुक्त राष्ट्र आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए भारत को, क्योंकि यूएन के साथ में रहना चाहिए भारत को, इसका समर्थन करना चाहिए यूएन का, क्योंकि यूएन को प्रभावशाली रखने में ही हेतु होगा पूरे विश्व का। तो ये आपको इसमें देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना? ताकि आपका इसके मेंस के नोट्स भी आपको इसी में ताकि उस समय दिक्कत ना आए आपको, तो देख लीजिए।